दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से संसद के अंदर जो हो हंगामा हो रहा है और उस पर, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से भारत के अंदर जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं और उस समय जो बवाल होता है उसको लेकर के, और उसके बाद जो सपा के जो सांसद हैं वो तो सेंगोल तक को वहां से हटाने की मांग कर देते हैं। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ दीपांकर जी महाराज हैं और विस्तार से उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की खाई जो बढ़ाई जा रही है उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है। देवबंद से आते हैं महाराज जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील भैया। तो महाराज जी कैसे देखते हैं कि जो आज संसद भवन जो जनता का मंदिर भी कह सकते हैं, लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर एक ऐसे देश के नारे लगाए जाते हैं जिससे जो बार बार भारत को भी अपमानित करता है। मैं समझता हूं कि कानून के मुताबिक भी जय फिलिस्तीन किस प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं ये मायने रखता है। बिल्कुल। वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसे हम लोग संसद कह देते हैं जी। आप लोग तो वहाँ कानून बनाएंगे, इस तरह की शब्दावली कानून को ब्रेक करती है जी। और वो भी तब जब कोई पढ़ा लिखा बैरिस्टर व्यक्ति करे तो चीज़ें और बहुत आश्चर्यचकित करने जैसी होती हैं। मगर कहीं ना कहीं विचार मन में आता है कि कहीं कोई सोच है या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं या कोई सिस्टम को टारगेट कर कर ऐसा बोला जा रहा है या अपने चाहने वालों को साधा जा रहा है। साधिए सर, साधने में कहाँ दिक्कत है। बिल्कुल। और बहुत चीजें हैं करने के लिए, एक चीज नहीं अनेक चीज है। सवाल ये भी होता है कि जब इजराइल के ऊपर फिलिस्तीन का और इन दोनों का युद्ध हो रहा था, उस समय के जो दृश्य देखने वाले थे, भारत के अंदर जो बैठे हुए लोग थे वो भी सहमे हुए थे कि किस तरह का बर्ताव हो रहा है वहाँ। इंसानियत तो बिल्कुल जिंदा मार दी गई है और आज उसके यहाँ पर क्या नाम है, जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं। सुशील भैया बिल्कुल चिंता मत कीजिए, रत्ती भर भी हम देश सेक्युलर हैं, भयंकर सेक्युलर। ऐसा सेक्युलर जहां पर वैष्णो देवी के अंदर 13 लोगों को मार दिया जाता है जिस पर कोई चर्चा नहीं करता। छोड़िए ना, वो तो अपने हैं, आप रफा की चर्चा कीजिए क्योंकि वो इस देश से बाहर है। इतने सेक्युलर हैं और हमें इससे ज्यादा बढ़कर और क्या सिस्टम चाहिए। कर्नाटक में आप सोचिए कि जो देश का एक एक अंग है, उस अंग से सनातन को भंग करने के शब्दावली निकले और वहां पर उस सिस्टम को जिता दिया जाए, इससे बढ़कर क्या सेक्युलरिज्म होगा। बिल्कुल। तो मुझे इतना समझ में आता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। तय उस समाज को करना है जो समाज चुनकर देश की पंचायत में भेजता है। समाज ने तो चुन लिया, बाद में जिस चीज से ग्लानि हो उस चुनने पर भी पश्चाताप होता है। और मैं नहीं समझता कि इस देश में मूर्ख होना गुनाह है, बिल्कुल गुनाह नहीं। वो तो परमात्मा की कृपा है। दिक्कत धूर्त होने से है, मूर्ख होने से नहीं। आप देश की सभ्यता को, संस्कृति को क्या देकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। देश को आजाद हुए आज कितने साल हो गए, आज भी यूरिया बना हुआ दूध मिलता है देश के बाजारों में। आप आज हैं कल नहीं रहेंगे, छोड़ दीजिए। देश की आने वाली नस्लें कौन सा दूध पीकर जिएंगी, अपना लीवर उठाए घूमेंगे बिल्कुल डॉक्टर्स के पास। देश को दे क्या रहे हैं ये तय कीजिए। ऐसी मानसिकता के लोग हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर इलाज कैसा होना चाहिए। देखिए दो चीज है भैया, हम कई बार ऐसा होता है हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, हम लोग संगठित नहीं हैं। आप जब अभी बात कर रहे थे ना कि हिंदू मुस्लिम की खाई, ऐसा आपने शब्द इस्तेमाल किया कि हिंदू मुस्लिम पर बात मत कीजिए, जहर मत घोलिए, खाई मत बनाइए। बिल्कुल ठीक है, मत बनाइए, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल मत बनाइए, मगर आप ब्राह्मण, त्यागी, यादव, जाट, गुजर, ठाकुर करते रहिए, SC ST OBC करते रहिए, इन्हें बांटे रखिए। हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, सिर्फ हिंदू हिंदू कीजिए। तो आपकी और हिंदू में भी बांटिए। इतना डिवाइड कर दिया। सोचिए कि लोगों की मानसिकता है कि 20% हमारा और 80 में बंटवारा। इनसे आप क्या कल्पना करते हैं। आप यकीन मानिए, बतौर एक सेंसिटिव व्यक्ति होने के नाते
बतौर आपका जो देख रहा ऑडियंस है, उस ऑडियंस होने के नाते खड़ा आप लोगों को होना पड़ेगा। आप हर चीज की तलब उनसे मत कीजिए। मैं समझ रहा हूं कि बहुत कठिन है डगरपन घटकी, पर चलना स्वतः ही पड़ेगा। बिल्कुल। दूसरा कोई चलने वाला नहीं है। सिर्फ मात्र बोलकर अपना काम कर देना चाहते हैं, बोलकर बड़ा बनना चाहते हैं, कर कर बड़ा कोई नहीं बनना चाहता। बिल्कुल। आप सोचिए कि आज भी एक हमारे सहारनपुर से जुड़े हुए कुछ क्षेत्र, तराई के इलाके ऐसे हैं जहां आज तक भी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मगर उसके बावजूद भी समाज संगठित हो तो सब चीजें अपने आप होती हैं। जब समाज ही बट जाएगा तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा सोचिए कि नूह रहा ये आपका हरियाणा, यात्रा पर जाते हुए उनके साथ जो सुलूक किया गया, उन पर जिस प्रकार की अभद्रता की गई, या ये कहूं कि दुष्टता की गई, क्या हुआ? किसको ये छोड़कर बोल दिया गया कि तुम फली जाति के हो यार, तुम चले जाओ? नहीं, ना ना ना, भाई अपनी जाति का है, इन्हें जाने दो। किसी को कोई जाति पूछकर पीटे है? सबके साथ ना भद्रता हुआ, उसके बाद जातियों में बंटना चाहते हैं। बटिए सर, नाउ चॉइस इज योर्स, आपकी इच्छा है। बिल्कुल। मगर ये याद रखिए कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। मौत जब मारेगी मारेगी, ना समझिए आपको पहले मार देगी। तो तय आपको करना है, तय समाज को करना है, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अब मैं देख रहा था आज सुबह सिंगोल पर, अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर जादू की छड़ी होता था, अभिमान होता था, स्वाभिमान होता था, सम्मान होता था, आज वो देश की संसद में स्थापित क्या हुआ, अभिशाप हो गया। हाउ कैन बी पॉसिबल भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। तर्क दिया जा रहा है कि ये लोकतंत्र देश है, राजशाही नहीं है। तो इसमें ये तो आप उनसे पूछिए, कांग्रेस से पूछिए। अब ये तो कह नहीं सकते आप नेहरू जी से पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि ये राजशाही है या ये लोकतंत्र है। और एक बात, संस्कृत शब्द लिया गया है सिंगोल, संस्कृत शब्द से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है बेहद पवित्र शंख, उसे सिंगोल कह दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इससे संपन्नता, समृद्धि, मानवता का कल्याण जो सुनिश्चित करे वो सिंगोल है, प्रथम। दूसरा, आप सिंगोल से दुखी हैं, सच बताइए कि आप उसके ऊपर बने नंदी से दुखी हैं, सिंगोल से दुखी हैं, या सनातन से दुखी हैं? आज नहीं कल तो बताना पड़ेगा। और ये सब जो लड़ते हैं ना, जितना भी आप देखेंगे कि एससी का हक एसटी खा गया, एसटी का हक ओबीसी खा गया, ओबीसी का हक स्वर्ण खा गया, आप लड़िए आपस में, सब आप सबका हक ये नेता खा जाएंगे, सब नेता खा जाएंगे। आप क्या रहेंगे? आप ब्लड बैंक में जाते हैं, आपने कभी पूछा कि किसका ब्लड है? मैं नहीं चढ़वाऊंगा, ना 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 यार, ये फली जाति के व्यक्ति का। तब तो आपको जान बचाना है, और जान बच गई तो जातिवाद। मैं समझता हूं कि सोचिए, इस जिस देश में एक शब्द है कास्ट, इंग्लिश में कास्ट कह देते हैं। भैया लोग जो सब देख रहे हैं ये बहुत पढ़े लिखे हैं, ये गूगल पर सर्च करेंगे तो ये पढ़ेंगे कि पुर्तगीज भाषा का शब्द है कास्ट। ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर थे हर्बर्ट रिस्ले, उन्होंने कैसे बांटा इस देश को कि जिसकी ठोड़ी ऐसी वो उच्च जाति, जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो उच्च जाति, जिसकी आंखें ऐसी वो निम्न जाति। हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, आज कहां है वो? और देश आज तक बटा हुआ है। अब सोचिए कि समूचा राष्ट्र अपने कंधों पर कास्ट लिए चल रहा है। नहीं भाई नहीं, मैं उसका साथ नहीं दूंगा, वो फली जाति का है। ना ना, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, आप फली जाति के। क्यों भाई? भाई नहीं हो, बिल्कुल सनातनी नहीं हो, हिंदू नहीं हो, हिंदुस्तान में नहीं जन्मे हो। और जो हिंदुस्तान में जन्मा वो हमारा भाई है, उसमें कोई वैमनस्यता नहीं, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं। इसीलिए कहता हूं कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसे मत बर्बाद कीजिए। 1931 में जातियां कितनी थी? 3000 कुछ। आज जातियां कितनी है? 6000 कुछ। भविष्य में कितनी होंगी? कोई गिनती नहीं। 3000 का क्या कर लिया जो अब 6000 कर दिए, और 6 में भी जातीय जनगणना कराकर 12000 कर दीजिएगा। यही हिम्मत है तो कभी दूसरे वर्ग में भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा कीजिए। वहां तो सब एक, वही ना कहा कि 20% हमारा 80 में बंटवारा। तो कभी कभी मुझे दुख होता है इन सब की भाषा शैली, इन सब की सोच, और एक समाज को बांटने की रणनीति।
बेहद खतरनाक है। तय समाज ही को करना पड़ेगा सुशील भैया। हम लोग चर्चा करेंगे, चर्चा संपन्न होगा, संपन्नता के बाद लोग देखेंगे, देखने के बाद तय करेंगे, मगर फिर भी निर्णय उन्हीं का है, उन्हीं को कि बटना चाहते हैं या हर गली नुक्कड़ पर कटना चाहते हैं, ये तय आप कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से आज संगोल पे चर्चा होती है, जब फिलिस्तीन हो जाता है, परंतु जब सनातन की बात आती है या कोई ऐसी बात आती है वहाँ पे मौन साध लिया जाता है। एजेंडा है ना, तो इंसान अपने एजेंडे के तहत ही काम करता है। उनका एक एजेंडा है, वो अपने एजेंडे के तहत कर रहे हैं। मेरा भी एक एजेंडा है कि समाज संगठित हो, मैं उसके तहत काम कर रहा हूं। आपका एक कार्य है कि आपके द्वारा लोगों तक सही खबर पहुंचे, ऑथेंटिक चीज पहुंचे, आप वो कार्य कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, मगर अच्छे और बुरे का तय तो अब देखिए, कोई सुशील भैया कोई अनएजुकेटेड नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल। अब जब सब पढ़े लिखे लोग अगर जो ये तय करेंगे कि सनातन का उन्मूलन जो करने की बात कर रहा है, उसको अगर जो आप थोड़ा सा भी साथ देंगे तो वो भविष्य में क्या करेगा, इसका अंदाजा आप करिए। बिल्कुल। सोचिए ना कि हम उस देश में जी रहे हैं जहां एक माला मनुष्य करता है तो उसका मन 1000 बार भटकता है, मगर जब वही मनुष्य नोटों की गड्डियां गिनता है तो एक बार नहीं भटकता। तो हाउ कैन बी पॉसिबल? मतलब हम लोग चल कहां रहे हैं? जहां सुंदरता रंग में देखी जाती है, जहां शिक्षा मार्क्स में देखी जाती है, मतलब हम लोगों ने डायमेंशन ही बदल कर रख दिया सिस्टम का। डायमेंशन कभी नहीं बदलते, बदलते हैं वक्त। आज वक्त अलग है, कल वक्त अलग होगा, मगर आपको संगठित रहना होगा। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आज 700 दिनों से यात्रा कर रहा हूं, निरंतर यात्रा कर रहा हूं, 70 लाख से ज्यादा लोग जोड़े। सिर्फ उनसे एक ही चीज मांगी कि आपसे दाल आटा चीनी चावल पैसा नहीं चाहिए, रखिए आप अपने पास, मुझे मात्र दे सकते हैं तो एक हिंदू होने की भिक्षा दीजिए। तो 70 लाख लोगों ने हृदय से हिंदू होने की भिक्षा दिया। तो मैं समझता हूं कि जब सड़क पर एक सन्यासी के तौर पर मैं निकल सकता हूं, तो बहुत सारे लोग आपका जो इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी निकल सकते हैं। बिल्कुल। अपनी गली में करिए ना बात, अपनी गली में बात कीजिए, अपने घर में बात कीजिए, अपने कॉलोनी में बात कीजिए, बदल दीजिए ना सर चीजों को, आपके हाथ में है। मतलब आपने भी जो ये आंकड़ा बताया 70 लाख, तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। तकरीबन आज 700 दिन हो गए भैया, मुझे लग रहा है 70 लाख कम है, क्योंकि जिस सनातनियों की गिनती की जाए तो 70-80 करोड़ हैं। मैं भी 70 लाख पर ही पहुंचा। कारण क्या है कि अकेले जब आप चलते हैं तो आपको टाइम लगता है। यही आप 4 सन्यासी हो तो उत्तर प्रदेश कवर हो जाता अब तक। तो मुझे लगता है कि पर अब लाइक माइंडेड लोग बाहर आ रहे हैं, काम करने वाले लोग बाहर आ रहे हैं। मतलब एक दीपांकर महाराज ने ठाना कि हम समाज को इकट्ठा करेंगे और जातियों में नहीं बंटने देंगे। अगर हमारा जितना भी संत समाज है अगर इसमें आ जाए तो ये तो मेरे ख्याल से हो सकता है 6 महीने 8 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं भैया, जो आपने वैचारिक कल्पना की होगी कि देश ऐसा होना चाहिए, देश वैसा ही हो जाएगा। मेरी आंखें उस दृश्य को देखने के लिए तरस रही हैं जब सड़क पर भगवा सनातन को संगठित करने के लिए निकले। जो लाखों साधु कुंभ में संगठित होते हैं और कुंभ से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो एक विचार में सबको पिरो दे। मेरी आंखें उस स्वप्न को देखने को तड़प रही हैं, उस दृश्य को देखने को, उस सत्य को देखने को, उस हकीकत को देखने को तड़प रही हैं। पर मेरा दिल कहता है आज अगर जो ये शुरुआत हुई है तो ये अंजाम तक भी पहुंचेगी। पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश को रहना है। बिल्कुल। और मुझे आज भी याद है कि जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, और जब भी आप बट जाते हो हर गली नुक्कड़ पर कट जाते हो। बिल्कुल। तो आप कीजिए, आप सोचिए ना कि कभी भी आप जब आप टीवी चलाते हैं या आप चुनाव का विश्लेषण देखते हैं तो आप देखिएगा कि आपको बताएंगे कि ठाकुर बहुल्य क्षेत्र, ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र, यादव बहुल्य क्षेत्र, त्यागी बहुल्य क्षेत्र, कोई आपको ये नहीं कहे, आपको तो बांट दिया, ये कहेंगे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र। मतलब उन्हें एक मुश्त बताएंगे, आपको डिवाइड कर देंगे। ये मीडिया से नाराजगी सदा रहेगी। ये उस दिन नाराजगी खत्म होगी जब प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि मुझे आप एक सनातनी, एक हिंदू और एक भारतीय होने के नाते बताइए, मुझे जातियों में मत बांटिए। आने वाले दौर में परिवर्तन तो नजर आ ही रहा है कि जैसा पहला मीडिया था आज वो वैसा मीडिया नहीं रहा।
100%। शिकायत तो आपको हमसे भी रही होगी। नहीं भैया, बस इतना सा है। अच्छा, शिकायत होना लाजमी भैया इसलिए भी है, क्या आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा नहीं? आप भी तो परिवार ही हैं। बिल्कुल। और जब वसुदेव कुटुंबकम की बात बैठकर एक स्टूडियो से आप कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप समूचे राष्ट्र को परिवार मानते हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानकर एक होना चाह रहे हैं। कुछ परिवार ही के लोग हैं जो बांट करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। स्वाभाविक शायद मुझे लगता है देश से प्यार करने वाले हर व्यक्ति को होगा, जो बंटता देखेगा, जो लुटता देखेगा और जो मरता देखेगा। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए खड़ा होना ही होगा। और ये भारत आपका परिवार है, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त हम किसी को नहीं जानते। तो महाराज जी, कैसा भविष्य देखना है? आप युवा हैं और इतनी बड़ी यात्रा आपकी रही और बहुत सारे लोगों से आपका मिलना जुलना रहता है। भारत का भविष्य कैसा देख रहे हैं? उज्जवल, एकदम शानदार, एकदम अद्भुत भविष्य, जिसका आज की डेट में भी ग्रोथ रेट देखूं तो लोगों कई देशों से बहुत ऊंचा है। 7.8 समथिंग, मैं करेक्ट नहीं कह सकता, पर इतना है। और बाकी दुनिया का देखूं तो बहुत बहुत डाउन है। तो भारत आर्थिक तौर पर भी, आध्यात्मिक तौर पर भी और हर मोर्चे पर अपने को झंडे गाड़े, मेरी यही इच्छा है। हम वही ना देश हैं जो वर्तमान चंद्रमा के उस छोर पर जाकर के यान उतार रहे हैं जहां आज तक किसी ने ना उतारा। हम वही ना लोग हैं जो मोबाइल मैन्युफैक्चर में आगे बढ़ रहे हैं। हम वही लोग हैं जो अर्थव्यवस्था 5 से तीसरे पर आ गए। तो हम लोग हल्के लोग तो नहीं। बिल्कुल। देश को दिशा और दुनिया को दिशा देने वाला देश अब हमें लगता है कि खुद के लिए कार्य कर रहा है, खुद के आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है। और मैं समझता हूं कि यह सत्य से सनातन तक और सनातन से संसार तक की यात्रा है, और ये यात्रा बहुत बहुत सकारात्मक होगी। एक शब्द आता है हिंदू राष्ट्र। वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना और हिंदू राष्ट्र कैसा हो, वो कुछ नहीं सर, मैं हिंदू हूं और ये मेरा राष्ट्र है। इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लोग संसद में शोर मचाने लगते हैं। मैं हिंदू हूं और ये मेरा राष्ट्र है, और मुझे गर्व है कि तमाम नदियां आकर गिरे जिसमें वो सिंधु है। हमें गर्व है खुद पर भाई साहब के हिंदू है और ये मेरा राष्ट्र है। और अगर मेरा राष्ट्र है तो मैं अपने राष्ट्र को कहूंगा ना कि मैं हिंदू और ये मेरा राष्ट्र, तो हो गया हिंदू राष्ट्र। उसके लिए कुछ बहुत रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, मगर हम लोग अपने शब्दों में कह देते हैं। इन्हें बनाने के लिए कर कौन कुछ रहा है, यक्ष प्रश्न यह है। पर हमारा मानना है कि सब संगठित हो जाइए, और जब संगठित हो गए तो बनाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल अपने आप हो जाएगा। और उन लोगों से उम्मीद मत करें कि उनसे उम्मीद मत रखिए जिन्होंने इंडस वैली से आगे देखा ही नहीं कुछ। उन्हें एक ही इतना ही दिखता है, उनका एक दायरा है। आप सोचिए ना, भारत कहने पर लोगों को दुख हो जाता है, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? पर मुझे लगता है कि राष्ट्र सर्वोपरि, सबसे पहले राष्ट्र, बाद में कोई जाति कोई कास्ट। अच्छा, योगी जी हैं, संत समाज से ही आते हैं और डिसीजन भी बड़े तगड़े लेते हैं, एक्शन मूड में रहते हैं, उनको कैसे देखते हैं? एकदम शानदार, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, हम लोगों के आइडल। और अगर भविष्य में कोई समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहे तो एक बार मुख्यमंत्री जी को जरूर पढ़े, उन्हें जरूर समझे। हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं शांतनु, उन्होंने उन पर बुक लिखी है, वो भी पढ़ने का थोड़ा बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निसंदेह हर सन्यासी का जो समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसका ड्रीम है महाराज जी। तो मैं समझता हूँ कि महाराज जी से प्रेरणा लेकर बहुत कुछ किया जा सकता है। ओवैसी सर, क्या कंपेयर भी ना कीजिए, शोभा नहीं देता सर। कोई कंपैरिजन नहीं है और कोई कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। आप सोचिए ना कि वैष्णो देवी पर जो जम्मू कश्मीर में हुआ, 12-13 लोगों को जो आतंकवाद का शिकार हो गए, उन पर चर्चा करने का, उनके बारे में एक शब्द बोलने का समय किसी पे संसद में नहीं है। बिल्कुल। मगर जय फिलिस्तीन कहने का समय है।
क्या क्या आप कल्पना करते हैं और क्या उम्मीद करते हैं? आपको क्या उम्मीद लग रही है जिस तरीके का अब समझ में आ रहा है सदन से प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बन के गए नरेंद्र मोदी, जिस तरह के डिसीजन पहले लिए गए तो अभी भी ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे? जितना समझते हैं पीएम को या जितना समझते हैं उनकी कार्यशैली को, वो डिसीजन वैसे ही लेंगे। हम्म, वो एक होता है ना कि एक पिक्चर का डायलॉग था, अब मैं बोलूंगा तो कहेंगे बोले सन्यासी होकर पिक्चर भी देखते हैं, पर वो टीवी पर चल रहा ऐड था, वो उसमें कहना मैं झुकेगा नहीं। हाँ, तो वो झुकने वाले नहीं हैं, वो झुकेंगे भी नहीं, रुकेंगे भी नहीं, वो अपने लक्ष्य को तय करेंगे। तो आई होप सो कि हम लोग देश को बदलते हुए, बहुत शानदार देश बनते हुए, भारतीयों का देश होते हुए, संगठित सनातन का देश होते हुए बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से देखेंगे। आपने विस्तार से सारी चर्चा की, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव भैया आपका और आपका। धन्यवाद। नमस्ते दादा।